बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की डेड बॉडी उनके फ्लैट से कराची के एक पोश एरिया से मिलती है और डेड बॉडी की सूरत हाल ये होती है कि वो बिल्कुल मसख हो चुकी होती है। हुमैरा असगर की डायरी में पासवर्ड्स का झूठ बोला गया कि डायरी के अंदर पासवर्ड मौजूद थे। ये पासवर्ड बताने वाला कौन है, पुलिस इस हवाले से क्या बताती है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। बाथरूम, कमरे और हुमैरा असगर ने जो एक शर्ट पहन रखी थी, इन 3 जगहों पे खून के कुछ नमूने मिले थे। वो ब्लड किसका निकला है जो बाथरूम, कमरे और शर्ट के ऊपर मौजूद था। मालिक मकान और चौकीदार का कमरा इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद था, लेकिन ये बात डे 1 से छुपाई गई। मालिक मकान और चौकीदार का कमरा इसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है जहां पे हुमैरा असगर का फ्लैट था। क्या वाकई ही मालिक मकान और चौकीदार ने मिलके प्लानिंग के साथ हुमैरा को ठिकाने लगाया है? अंदरूने सिंध के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि अंदरूने सिंध के अंदर कुछ बाअसर लोग जिनका एक सियासी पार्टी से भी ताल्लुक है, उनके पास आना जाना था हुमैरा असगर का, और सीडीआर डेटा के मुताबिक ये रवाबत अब कंफर्म हो चुके हैं। इसीलिए ये बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके नाम की लिस्टें तो बनाई गई, लेकिन ना तो उनको बुलाया गया पूछगिछ के लिए और ना ही इस हवाले से पुलिस ने ताहाल कोई मुकदमा दर्ज किया। हुमैरा असगर का ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो कि पहले रोज सामने आया, और उसका ये कहना था कि हुमैरा को वो गुज़श्ता 3 साल से जहां भी उसने जाना होता था वो छोड़ देता था। लेकिन अब ये बताता है कि आखिरी दफा जब ये हुमैरा को लेके गया तो एक होटल के बाहर इसने छोड़ दिया। हुमैरा होटल में चली गई, लेकिन वापस ये नहीं लेके आया। ये अपने बयान से क्यों मुकर रहा है? पहले रोज इसका बयान कुछ और था, अब टोटली इसके बयान तब्दील हो रहे हैं। 16 अगस्त का दिन हुमैरा असगर केस के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इसकी आज एक समाअत भी अदालत में होने वाली है और देखना ये है कि हुमैरा के घर वाले तो तैयार नहीं हैं कि वो कोई मुकदमा दर्ज करवाएंगे, लेकिन क्या पुलिस इस हवाले से कोई अपना किरदार अदा करती है? इतने ज्यादा एविडेंस मौजूद हैं कि ये एक प्री प्लान मर्डर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस भी खामोश है। और इस खामोशी की एक बड़ी वजह अब सामने आई है कि इस केस के अंदर जो एक लिस्ट तैयार की गई थी, तकरीबन 1 से 150 करीब के लोग थे जो कि मुसलसल हुमैरा असगर से राब्ते में थे और हुमैरा भी उनसे रेगुलरली बातचीत करती थी, चैट भी होती थी। लेकिन इसमें कुछ अंदरूने सिंध के बाअसर लोग जिनका एक सिंध की एक बड़ी मशहूर सियासी पार्टी है उससे ताल्लुक है, इस वजह से ना सिर्फ इस केस को दबाने की डे 1 से कोशिश की गई, बल्कि जैसे ही पुलिस वाले पहले दिन इस फ्लैट के अंदर दाखिल हुए थे, जबकि मालिक मकान भी उनके साथ मौजूद था कि कब्जा मालिक मकान को दिया जाए, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि एक प्री प्लान मंसूबे के तहत ये ताला तुड़वाया गया है कि पता है कि अंदर डेड बॉडी मौजूद है। और पुलिस वालों को भी वीडियो के अंदर सुना जा सकता है जो डेड बॉडी को देखते ही कह रहे हैं कि ये एक तबई मौत है। लेकिन उसके बाद इतने ज्यादा एविडेंस सामने आ चुके हैं कि ये एक प्री प्लान मर्डर है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इस पे क्यों खामोश रही? अगर हुमैरा के घर वाले के मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते थे तो रियासत अपनी मुद्दत में इसका मुकदमा दर्ज करके इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकती थी। जो 1 से 150 के करीब लोग थे जो मुसलसल राब्ते में थे और फिर एकदम से हुमैरा राब्ते से कट गई और उन्होंने राब्ता क्यों नहीं किया? मोबाइल का डेटा भी डिलीट था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने किसी भी चीज का सुराग लगाने की कोशिश नहीं की। फ्लैट के कमरे में हुमैरा असगर की मसक शुदा लाश फर्श पे मिलती है। हुमैरा ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के साथ बाहर गई थी, लेकिन पहले दिन वो कहता कि मैं उसको छोड़ के आया था। 5 अक्टूबर का वो दिन था जब वो बताता है कि मैं हुमैरा को लेके गया और फिर उसके बाद हुमैरा को वापस लेके आया हूँ। लेकिन अब इस ड्राइवर का ये कहना है कि हुमैरा असगर को मैं लेके जरूर गया था। हुमैरा एक मॉल पे गई, फिर रेस्टोरेंट में गई खाना खाने के लिए और वहां से मैं वापस आ गया। मैं वहां इंतजार नहीं कर सकता था। हुमैरा ने कब वापस आना था उसने इस हवाले से कुछ नहीं बताया था, सो मैं वहां से वापस आ गया। वो कब और कैसे फ्लैट में वापस आई है ये मैं नहीं जानता हूँ। तो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने अपनी ये स्टेटमेंट क्यों तब्दील की है, इसकी क्या वजह है, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की इस हवाले से जरूरत है, क्योंकि ये जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है
اس کی بھی بہت سی کالز ملی ہیں جو کہ اس نے حمیرہ اصغر کو کی ہیں، اس کے بعد بھی جب اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اس سے بجائے کہ پراپر انویسٹیگیٹ کیا جاتا، الٹا اس نے اپنا بیان ٹوٹلی تبدیل کر دیا ہے کہ میں حمیرہ کو اس روز واپس نہیں لے کے آیا ہوں۔ حالانکہ جب اس نے پہلے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا یا پہلے سے پوچھ گچھ کی گئی تھی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ 5 اکتوبر کے روز میں شام کو لے کے گیا تھا حمیرہ اصغر کو، وہ ایک مال پہ گئی، اس نے کچھ خریداری کی اور پھر میں نے شام تک اس کو چھوڑ دیا ایک کراچی کا مشہور ہوٹل ہے وہاں پہ، جہاں اس نے کھانا کھانے کا بولا تھا اور کہا تھا کہ کچھ دوستوں سے ملاقات کرنی ہے، اور پھر میں اس کو 11 بجے کے بعد واپس لے کے آیا ہوں۔ وہ کافی دیر گاڑی میں بیٹھی رہی، آدھا پونا گھنٹہ، اور پھر باہر اس نے جب تسلی کر لی کہ اب وہ اتر کے بحفاظت اندر جا سکتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ لیکن اب اس کا یہ کہنا ہے کہ میں لے کے گیا اور ہوٹل میں چھوڑ کے میں وہاں سے جا چکا تھا، میں وہاں موجود نہیں تھا، اور حمیرہ کیسے واپس آئی اس بارے میں مجھے نہیں پتا، وہ کن لوگوں سے ملی یہ بھی مجھے نہیں پتا، اور یہ تمام جو اس کا بیان ہے، جو پوچھ گچھ اس سے کی گئی ہے، ان تمام چیزوں سے مکرنے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ حمیرہ اصغر کو کس طریقے سے قتل کیا گیا، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، ان کے بارے میں کچھ کبھی بھی پتہ نہ چل سکے، لہٰذا اس ٹیکسی ڈرائیور کو بھی پریشرائز کر کے منع کر دیا گیا ہے، اس کو چپ کروا دیا گیا ہے، سیم ویسے ہی جیسے کہ فیشن سٹائلسٹ دانش مقصود جو کہ پہلے دن آئے، انہوں نے آواز بھی بلند کی، انہوں نے حمیرہ اصغر کے ٹیلی فون کے بارے میں بھی بات چیت کی کہ وہ آن تھا یا ڈی پی کے حوالے سے کچھ چیزیں بتانا چاہی، واٹس ایپ کے کچھ سکرین شاٹ بھی انہوں نے شیئر کیے۔ پھر ان کو 24 جولائی کو پولیس نے بلایا اور اس کے بعد سے وہ شخص مکمل خاموش ہے۔ ایک انہوں نے انٹرویو دیا تھا جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بتانا تھا میں نے بتا دیا ہے، اب میں نے اپنی والدہ کے کہنے پہ چپ سادھ لی ہے، یا ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ڈی آئی جی نے بھی منع کیا کہ میں اس کیس پہ بات نہ کروں۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو بھی کوئی اس کیس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے یا کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے اس کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے۔ حمیرہ کے جو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے حوالے سے کالز سامنے آئی ہیں، بہت زیادہ کالز ہیں جو کہ حمیرہ کی طرف سے بھی کی گئی ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو بلاتی ہوگی کہ فلاں جگہ جانا ہے مجھے چھوڑ آؤ، اور یہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور پہلے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہہ چکا ہے کہ میں 7 اکتوبر کے روز صبح کے ٹائم حمیرہ کو لے کے گیا تھا، اے ٹی ایم سے اس نے پیسے نکلوائے تھے، جس کی کے بعد میں ایک رسید بھی سامنے آئی کہ جو اے ٹی ایم مشین لاسٹ میں یوز کی گئی وہ 7 اکتوبر صبح 10 بجے کے قریب استعمال کی گئی تھی، یعنی اس روز 50,000 روپے 7 اکتوبر جو کہ موت کا دن بتاتے ہیں پولیس والے، اس روز 50,000 روپے نکالے گئے تھے، لیکن وہ 50,000 کہاں گئے کیونکہ فلیٹ کے اندر تو 1.5 پیسے نہیں ملے، کوئی چیز ایسی نہیں ملی کہ جو پولیس کو لگے کہ اس کے پاس کوئی پیسے تھے یا کوئی ایسا معاملہ تھا۔ تو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ بھی اب جیسے فیشن سٹائلسٹ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو یہ آن لائن ٹیکسی ڈرائیور اپنے موقع سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ اسی طرح جو پڑوسی تھے حمیرہ کے، جو بتاتے ہیں پہلے کہ ہم مظفر آباد گئے تھے چھٹیاں منانے کے لیے، 5 مہینے انہوں نے چھٹیاں منائی، اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم یو کے یا دبئی چلے گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ اپنی تمام چھٹیاں منائی ہیں اور ہم پھر آتے ہیں فیب میں واپس۔ تو ان سے بھی اس حوالے سے کوئی پوچھ گچھ دوبارہ نہیں کی گئی، یہ وہی چیزیں ہیں جو صرف زبانی کلامی ان سے پوچھی گئی ہیں، اور یہ وہ ایویڈنس ہیں کہ جن کے اوپر پراپر انویسٹیگیشن ہو تو حمیرہ کا قاتل بڑی آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے حمیرہ کے فلیٹ کا جب پہلی دفعہ دورہ کیا تھا تو بہت سی چیزیں وہاں سے اٹھا کے ساتھ لے کے گئے تھے، اور ان میں حمیرہ کے موبائل فون بھی تھے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے، یہ پولیس کے ذرائع کا بتانا ہے کہ حمیرہ کی ڈائری کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی پاسورڈ نہیں ملا ہے، جو اینڈرائیڈ سیٹ تھے ان کو جو پاسورڈ وغیرہ لگا کے اوپن کیا گیا ہے وہ حمیرہ کا ایک بہت ہی قریبی دوست ہے جس کی بہت زیادہ کالز ملی تھی، اور جب اس کو پوچھ گچھ کی گئی ہے تو حمیرہ کے موبائل کے پاسورڈز اس کو پتا تھے، اس نے یہ 2 موبائل جو ہیں ان کے پاسورڈ اوپن کروائے ہیں اور اس کے بعد ان کو چیک کیا گیا ہے، لیکن پولیس نے اس حوالے سے یہ بتایا تھا کہ ایک ڈائری ملی تھی، ڈائری کے اندر 2 پاسورڈ موجود تھے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، کوئی ڈائری کے اندر پاسورڈ موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی ڈائری وہاں سے ملی ہے، صرف ہینڈ بیگ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی ڈائری
हुमैरा ने रखी हुई थी, जिसके अंदर कोई ज़रूरी मोबाइल फ़ोन नंबर्स लिखे हुए थे। किसी के ऊपर भी कोई मोबाइल का पासवर्ड मौजूद नहीं था। यही वो करीबी हुमैरा के दोस्त हैं जिन्होंने हुमैरा के मोबाइल फ़ोन्स की तादाद भी बताई थी, टोटल नंबर्स भी बताए थे और आईफ़ोन के हवाले से भी इन्होंने ही बताया था कि हुमैरा जो रेगुलरली फ़ोन यूज़ करती थी वो आईफ़ोन था। लेकिन पुलिस का फिर उस शख्स को ये कहना था कि आईफ़ोन वहाँ से नहीं मिला और ये चीज़ें भी सामने आ चुकी हैं कि आईफ़ोन बाद में भी इस्तेमाल होता रहा है, क्योंकि हुमैरा का बहुत सा पर्सनल डेटा है, कुछ तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, जो कि प्राइवेट थी, जो हुमैरा ने कभी भी किसी सोशल मीडिया ऐप पे शेयर नहीं की थी, वो तमाम चीज़ें बाद में लीक हुई। लेकिन इसके बावजूद जो आईफ़ोन है उसका ताहाल कुछ पता नहीं है और उसकी रीज़न यही है कि किसी भी चीज़ का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की गई। आईफ़ोन को अगर ट्रेस कर लिया जाता तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जानी थी। अब सबसे बड़ा एक इंकशाफ और हुआ है कि हुमैरा का जो मालिक मकान है मीर वाइज़ खान और इसी तरह जो पुराना चौकीदार था, इन लोगों के इसी बिल्डिंग के अंदर कमरे मौजूद हैं। यानी कि जो सर्वेंट क्वार्टर बना रखा है वहाँ पे चौकीदार रहाइश पजीर था, जिसको के बाद में मीर वाइज ने फारिग कर दिया था। इसी तरह जो मीर वाइज है, मालिक मकान है, इस फ्लैट के अंदर एक कमरा उसने अपना भी रखा हुआ है जो कि फुली फर्निश्ड है और वहां पे उसका आना जाना था। लेकिन इतने अरसे बाद ये चीज अब सामने आई है। अब पुलिस ने इस हवाले से पहले दिन से कोई भी चीज ना बताई और ना ही कुछ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि एक मालिक मकान है वो फ्लैट के अंदर ही एक कमरे में मौजूद है, जो चौकीदार है वो भी वहीं पे एक जो सर्वेंट क्वार्टर बना रखा है बिल्डिंग के अंदर ही, उसमें उसकी रहाइश थी। अब वो जो सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है वहां पे चौकीदार और ये जो मालिक मकान है, इनका जो गठजोड़ है वो यहाँ से भी नजर आता है कि ये जो चौकीदार है ये अक्सर पेशतर मालिक मकान जब इस अपने कमरे में आकर कुछ टाइम स्पेंड करता था तो ये वहां पे उसकी खिदमत वगैरह भी चौकीदार पुराने वाला करता था। इन्होंने एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ हुमैरा को ठिकाने लगाया, जो भी किया, लेकिन जो एंड्रॉयड सेट इस्तेमाल हुआ है वो 28 अक्टूबर तक इसी बिल्डिंग के अंदर हुआ है। हुमैरा की लाइट 15 अक्टूबर को कट चुकी थी। ये लाइट कटवाने वाला यानी बिजली का कनेक्शन कटवाने वाला भी मालिक मकान मीर वाइज खान था। इसी बिल्डिंग के अंदर 28 अक्टूबर तक फिर मोबाइल इस्तेमाल हुआ, जो कि हुमैरा के फ्लैट में तो चार्ज नहीं हो सकता, वहां तो लाइट नहीं थी, लेकिन वो बिल्डिंग में इस्तेमाल हुआ तो इट्स मीन कि कोई तो कर रहा था जिसके पास एंड्रॉयड सेट मौजूद था। और बाद में फिर सबसे बड़ा इसमें एक नुक्ता ये सामने आ रहा है कि हुमैरा के कमरे जहां से डेड बॉडी मिली थी वहां पे कुछ ब्लड के निशानात पाए गए थे। इसी तरह वही निशानात जो हैं वो बाथरूम के अंदर से भी मिले थे और हुमैरा की शर्ट के ऊपर 2 ब्लड के निशान थे और वो ब्लड इस तरह का था जो कि अब ये फोरेंसिक की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक जो शर्ट के ऊपर ब्लड था वो वाला ब्लड जो है वो भी हुमैरा का था, जो बाथरूम और कमरे में ब्लड था वो भी हुमैरा का ही पाया गया है। अब ये जो शर्ट का कलर चेंज हुआ था, जिस जगह पे ब्लड के निशानात थे, क्योंकि डेड बॉडी भी बहुत पुरानी थी, लेकिन वहां से टोटली जिन जगहों पे ब्लड था शर्ट का जो एरिया है वो बिल्कुल फेड हो चुका था, जिससे कि एक चीज ये सामने आ रही है कि हुमैरा को हो सकता है कि कोई जहर वाली चीज दी गई हो। ब्लड वगैरह की जो बाद में सफाई तो कर दी गई। अब सवाल ये है कि हुमैरा की इतनी ज्यादा हालत उस वक्त खराब थी क्योंकि शर्ट पे भी ब्लड के ड्रॉप्स मिले हैं, तो वो ब्लड फिर साफ किसने किया? ना तो बाथरूम के अंदर कोई ब्लड की उस तरह चीजें मौजूद थी, सिर्फ और सिर्फ निशानात मौजूद थे जिन्हें के साफ करने की कोशिश की गई थी। इसी तरह उस कमरे के अंदर भी जहां पे ब्लड के निशानात थे वो टोटली वहां पे सफाई हो चुकी थी। तो ये सफाई आखिर किसी ने तो बाद में की है, और अगर हुमैरा को किसी ने जबरदस्ती कोई चीज खिलाई या पिलाई थी तो कोई बर्तन वहां पे मौजूद होना चाहिए था, लेकिन बर्तनों का इस तरीके से सफाया किया गया कि कोई भी बर्तन वहां पे बाहर नजर नहीं आ रहा। इसकी वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं कि कितनी ज्यादा सफाई सुथराई उस फ्लैट के अंदर की जा चुकी थी। तो जो कपड़े टब में भिगोए हुए थे, अब वो कपड़े चूंकि टोटल फट चुके थे
वो उनके ऊपर क्या कोई ऐसे निशानात मौजूद थे, क्या चीजें थी जिनको के डिप करके रखा गया, जो व्हाइट पाउडर मिला था क्या वो उन कपड़ों में मिक्स करके रखा गया था। ये सारी चीजें जो हैं ये इस तरफ इशारा देती हैं कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर किया गया है। लेकिन तमाम सबूत और तमाम शवाहिद होने के बावजूद भी अभी ताहाल पुलिस मुकम्मल खामोश है और हुमैरा के घर वाले चूंकि इनकार कर चुके हैं, तो 16 अगस्त का दिन बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। अदालत में कुछ दरख्वास्तें इस हवाले से दी गई हैं हुमैरा के दोस्तों की तरफ से कि कत्ल का मुकदमा दर्ज हो, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कोई जज साहब इस हवाले से ऑर्डर करते हैं। अगर करते हैं तो पुलिस इसकी कितनी फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जो डायरी के अंदर पासवर्ड का झूठ बोला गया, ये डायरी के अंदर कोई पासवर्ड मौजूद नहीं था और ये तमाम चीजें पुलिस वाले ही पहले बता रहे थे, जो कि अब खुल के सामने आने लगी हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था। पासवर्ड देने वाला भी हुमैरा का कोई बहुत ही भी था जिसको पूछगिछ के लिए बुलाया गया। इसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स थे, अंदरूने सिंध के बाअसर सियासी जमात के लोग हैं। और इसी तरह जो फार्म हाउस और डॉक्टर सारिम सज्जाद का मामला सामने आया था, उसको भी इन्वेस्टिगेट पुलिस अपने तौर पे तो कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने एक रोज भी उन्हें नहीं बुलाया है। मालिक मकान का कमरा बिल्डिंग में मौजूद है, उसको एक दफा भी पुलिस ने चेक नहीं किया। जो पुराना चौकीदार था वो सर्वेंट क्वार्टर यूज करता रहा है। ये 2 कमरे थे जिनको चेक किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने इन दोनों कमरों को चेक नहीं किया है। चौकीदार के हवाले से ये भी अब एक चीज सामने आ रही है कि चौकीदार का कई दफा हुमैरा से झगड़ा हुआ था। हुमैरा कहीं जाती थी, वापस आती थी, तो ये जो चौकीदार है ये उसके मामलात में इंटरप्शन करने की कोशिश करता था। रूफ टॉप के हवाले से भी झगड़ा चल रहा था हुमैरा का मालिक मकान के साथ, कि वो कहती थी कि मैंने जो ऊपर वाली छत है वहां पे कपड़े फैलाने या इस तरह के मामलात करने हैं, लेकिन मालिक मकान बजिद था कि वो जो दूसरे हमसाए हैं सामने वाले, जो कि आप बताते हैं जी हम छुट्टियां, पता नहीं कौन सी वो छुट्टियां गुजारने गए थे, हम छुट्टियां गुजारने गए थे 5 महीने, तो वो कहते थे कि ये जो छत है ये हमें चाहिए है। तो ये भी इनका एक झगड़ा चल रहा था और यही वो चीजें हैं जो हमसाए थे फ्लैट के और चौकीदार, उन्होंने मिलके ये तमाम चीजें जो हैं इनको छुपाने की कोशिश की। अंदरूने सिंध के बड़े बड़े लोगों के सीडीआर में नाम सामने आए, जिनके मोबाइल नंबर्स डेटा सामने आया था, और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से हुमैरा असगर के केस को दबाया गया है। ये एक बड़ी सिंध में पॉलिटिकल पार्टी है, इसके बड़े बड़े लोग हैं, तो ये लोग भी हुमैरा के साथ रवाबत में थे। ये जो पार्टीज वगैरह की बात होती है, इनके अंदर यही लोग थे, बासर लोग जो आते थे फार्म हाउस वगैरह पे। तो चूंकि इन लोगों के नाम लिस्ट में आ गए थे, पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि इनमें से किसी को बुलाए। उल्टा पुलिस ने वो लिस्ट भी छुपा दी जो सीडीआर डेटा की एक लिस्ट सामने आई थी। इसी तरह लोगों के नाम छुपा दिए और पुलिस का ये कहना था कि जी हम किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहते। एक इतना बड़ा केस था, एज अ टेस्ट केस पुलिस इसको हल कर सकती थी। और ये हुमैरा के हवाले से बात करें तो वो भी एक आर्टिस्ट थी, उसने बड़ा काम किया शोबिज में, लेकिन ये जो बासर लोग हैं उनकी वजह से इस पूरे केस को मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ दबाया गया बल्कि जो क्राइम सीन है उसको भी खराब करने में बहुत सारा हाथ पुलिस का है। क्योंकि पुलिस उस फ्लैट के अंदर गई, पुलिस ने वहां एक एक चीज निकाली, क्या कुछ गायब कर दिया, क्या चीजें वहां से किधर गई, किसी को कुछ पता ही नहीं है। हुमैरा बैंक अकाउंट्स के साथ साथ जो ट्रांजैक्शन करती थी उसके अलावा अपना क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल करती थी। क्रेडिट कार्ड के हवाले से पुलिस के पास तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल उनको भी खुफिया रखा गया है। फ्लैट के मालिक मीर वाइज खान के साथ हुमैरा का कई दफा झगड़ा हो चुका था और उसकी वजह यही थी, हुमैरा के हमसाए थे वो अक्सर व बेशतर हुमैरा से लड़ते थे और उसकी शिकायत मीर वाइज के साथ करते थे और फिर ये मिलके जो है हुमैरा के साथ आगे से एक प्लानिंग के साथ लड़ते थे। तो इन तमाम लोगों को ना तो इन्वेस्टिगेट किया गया, ना इनके इवन के जो सामने वाले हमसाए थे उनके फ्लैट को चेक नहीं किया गया। इसी तरह बिल्डिंग के अंदर जो मालिक मकान का कमरा है उसको चेक किया जाना बहुत जरूरी था। और सेम इसी तरह जो चौकीदार का कमरा था या मोबाइल वहां पे 28 अक्टूबर तक इस्तेमाल हुआ है, उसकी कराची की और भी मुख्तलिफ लोकेशन सामने आई थी। तो इन चीजों के ऊपर मुकम्मल पर्दा डाल दिया गया है। फ्री कैन को 16 अगस्त को तलब किया गया है, जिसमें के हुमैरा के घर वाले शामिल हैं, जिन्हें के कराची की अदालत ने तलब कर रखा है।
لیکن حمیرہ کے گھر والے آج بالکل بھی عدالت نہیں آئیں گے، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی مقدمہ درج نہیں کروانا ہے۔ تو تحقیقاتی کمیٹی اس پہ تشکیل دی گئی تھی، اس کمیٹی نے جو بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے وہ آج عدالت میں پیش کی جائے گی، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ جج صاحب کوئی اس کا آرڈر کرتے ہیں مقدمہ درج کرنے کا، کیونکہ پولیس والے تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں یا حمیرہ کے گھر والے مقدمہ درج کروا لیں، کیونکہ پولیس والوں کو پتا ہے کہ انہوں نے مقدمہ درج نہیں کروانا، اور ہماری جان بھی خلاصی ہو جائے گی، کیونکہ اس کیس کے پیچھے اتنے بااثر لوگ ہیں، بڑی سیاسی پارٹی کے بااثر لوگ ہیں اس میں، جیسے کہ ڈاکٹر سارم سجاد کا نام بھی سامنے آیا تھا۔ یہ تمام جو بااثر لوگ ہیں اور یہ جو فارم ہاؤس کے معاملات ہیں، یہ کسی حد تک ریالٹی پہ بیس کرتی ہیں چیزیں، لیکن آپ دیکھے گا کہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کو پولیس نے جیسے پہلے دبایا ہے، کسی کا نام پولیس والے سامنے نہیں لے کے آئے ہیں۔ چوکیدار کے موبائل میں سے بہت ساری کال جو ہیں وہ مالک مکان میر وائز خان کی مل چکی ہیں۔ چوکیدار ڈے ون سے مشکوک ہے، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے بہت سی کالز حمیرہ کو کی تھی، لیکن اس کی صرف ایک کال حمیرہ کو ملی ہے، جو کہ سی ڈی آر میں سامنے آیا اور سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں پولیس اپنے طور پہ بھی جان سکتی تھی، تحقیقات کر سکتی تھی، لیکن پولیس نے کچھ نہیں کیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔